मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज न्यायपालिका पर और आगे विचार करें। पिछले व्याख्यान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का हमने विचार किया था। आज उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। वस्तुतः किसी भी लिखित संविधान में प्रायः न्यायपालिका को संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। मतलब संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनर्विलोकन दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है और न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई हैं, वहां पर संघ सरकार की शक्तियां एक निश्चित दायरे में हैं, राज्य सरकारों की भी शक्तियां एक निश्चित सीमा में बंधी हुई हैं। दोनों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सीमित रहते हुए कार्य करना चाहिए, कानूनों का निर्माण करना चाहिए। यदि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है और अपने सीमा के बाहर जाकर के कोई कानून बनाती है या कोई कार्य करती है ये सरकारें, तो इनके कार्यों को अवैध घोषित कौन करेगा, विचार कौन करेगा? स्वाभाविक है यह कार्य न्यायपालिका को ही करना पड़ेगा और न्यायपालिका के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच इसी क्षेत्राधिकार के आधार पर या शक्तियों के विभाजन को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। तो इन विवादों का निपटारा कौन करेगा? निश्चित रूप से न्यायपालिका को ही करना होगा, क्योंकि यदि केंद्र सरकार ऐसे मामलों का निपटारा करने लगे तो चूंकि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में स्वयं एक पक्ष होती है, इसलिए उसके द्वारा निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति राज्यों को नहीं हो पाएगी। इसलिए संघ राज्य विवादों अथवा दो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए एक न्यायपालिका का गठन किया जाना आवश्यक है और न्यायपालिका को ऐसी शक्तियां दी जानी भी आवश्यक है। तो संघ राज्य तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ सरकार तथा राज्य सरकारें अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करें, यह देखने के लिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को शक्तियां दी जानी आवश्यक है। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका को होनी चाहिए, क्योंकि संविधान एक कानूनों का दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज होता है। तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा? व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका को यह शक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्यायपालिका ही कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम होता है। इसलिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके और पूरा संविधान जैसे प्रावधान करता है, जैसे व्यवस्था करता है, उसी के अनुरूप पूरा शासन यंत्र संचालित हो सके। अब हमारे देश में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, जिसके अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि कोई भी कानून संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए। एक दूसरी चीज, प्रत्येक शासन, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने दायरे में रहते हुए काम करे, एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास न करे। और एक नई चीज भारत में 1971 के बाद से 1973 के बाद से संविधान में सम्मिलित किया गया है, जिसे मूल ढांचे का प्रश्न कहा जाता है। मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, इस शब्दावली का प्रतिपादन 1973 के केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किया था।
वस्तुतः गोलकनाथ मुकदमे के पहले, गोलकनाथ मुकदमा का फैसला आया 1967, तो 1967 के पहले संसद का यह विचार था या एक सामान्य सी धारणा थी कि शासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां थी, जो आर्थिक परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप यदि शासन कोई काम करने लगे तो या निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश यदि सरकार के द्वारा की जाने लगी तो उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार आड़े आने लगे। तो सरकार को यह असुविधा हुई, यह परेशानी होने लगी कि यदि निर्देशक तत्वों को लागू किया जाता है तो नागरिकों का मौलिक अधिकार हनन होता है, और यदि नागरिकों का मौलिक अधिकार हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसको मना करता है। तब फिर संविधान में 9वीं अनुसूची सम्मिलित किया गया और यह व्यवस्था की गई कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून सम्मिलित होंगे उस पर न्यायपालिका को विचार करने का या न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं होगा। तो 9वीं सूची को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा गया और तब सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का काम शुरू किया। लेकिन 1967 में गोलकनाथ मुकदमे पर फैसला करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि शासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न तो संशोधित कर सकती है, न कम कर सकती है, न छीन सकती है। तो सरकार के सामने फिर से समस्या आ गई कि अब हम निर्देशक तत्वों को किस प्रकार से लागू करेंगे। लेकिन चूंकि 1967 में केंद्र में जो सरकार काम कर रही थी वह अकेले को, मतलब कांग्रेस की सरकार को, श्रीमती गांधी की सरकार को सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, वह संशोधन करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह साम्यवादी दल के या और कुछ दलों के सहयोग से सरकार चला रही थी, इसलिए उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब बांग्लादेश के संदर्भ में भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ, श्रीमती गांधी की लोकप्रियता बढ़ी, तो श्रीमती गांधी ने पहली बार लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भंग करके, 4 साल में भंग करके नए निर्वाचन कराने का निर्णय लिया और इस नए निर्वाचन में 1971 में जो है संपन्न हुआ, श्रीमती गांधी की सरकार, श्रीमती गांधी की पार्टी को, कांग्रेस को लोकसभा में 2/3 बहुमत सीटें मिल गई। तब सरकार ने संविधान में 24वां संशोधन किया और इस 24वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और उसमें मूल अधिकार का अध्याय भी सम्मिलित है। तो देखिए, जब उसके पास बहुमत नहीं था तब उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन जब उसके पास इतना बहुमत हो गया कि वह संविधान में संशोधन करने में सक्षम हो गया, तब उसने संविधान में संशोधन करके 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और इस प्रकार से संसद को यह अधिकार मिल गया कि संसद संविधान के किसी भी अध्याय में, किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। ठीक 1971 हो गया। 1973 में केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और इस निर्णय ने 2-3 बातें स्पष्ट रूप से सामने आई। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के गोलकनाथ मुकदमे में दिए गए अपने ही फैसले को बदल दिया, पलट दिया। 1967 में गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 13 स्पष्ट कहता है कि इस मौलिक अधिकार के चैप्टर के विरुद्ध, मौलिक अधिकार के का जो अध्याय है, अध्याय 3, इसके विरुद्ध संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो या खत्म करती हो। तो 1973 के फैसले में यह सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 13 में जो शब्द है, संसद कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं बना सकती, कानून है, संशोधन नहीं। कानून और संशोधन में अंतर है।
कानून बनाने की प्रक्रिया सहज होती है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के मामले में फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 13 में संविधान में शब्द का प्रयोग किया गया है कानून। संसद कोई कानून नहीं बना सकती मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह संशोधन किया जा सकता है लेकिन कानून नहीं बनेगा। कानून बनेगा तो अवैध होगा, लेकिन यदि संविधान में संशोधन होता है तो वह मान्य होगा। दूसरी चीज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। मूल ढांचे का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। मूल ढांचा क्या है? जो भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करते हैं। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की चीजें सम्मिलित हैं, जैसे स्वयं प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, वयस्क मताधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता, ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का समान संरक्षण, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट मूल ढांचे को पुष्ट करते हैं। इसी से हमारा संविधान बनता है। तो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। और उसके बाद से अनेक ऐसे अवसर आए जब सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को उसने अवैध घोषित किया। और आज यही शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति बन करके स्थापित हो गई है। अब इसके आगे देखें, आजकल दो चीजों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। ये दो चीजें हैं, पहली है जनहित मामले या जनहित याचिकाएं, और दूसरा है न्यायिक सक्रियतावाद। जनहित मामले क्या है? लगभग 1985 के पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत कर सकता था, याचिका प्रस्तुत कर सकता था, जिस मामले में उसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो। कोई दूसरा व्यक्ति याचिका पेश नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिन घटनाओं पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाएं भी पेश की जा सकती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण मामला था भागलपुर में विचाराधीन बंदियों का मामला। भारतीय पुलिस सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी रुस्तम जी ने एक समाचार पत्र में लेख प्रकाशित किया। उस लेख में रुस्तम जी ने यह कहा कि भागलपुर जेल में ऐसे हजारों बंदी हैं, 200-400 नहीं, हजारों बंदी हैं, जिन्हें न्यायपालिका में अभी तक पेश नहीं किया गया है और वो अपनी सजा, अपने निर्धारित सजा से भी अधिक समय तक के लिए जेल में विचाराधीन हैं। अभी तक उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस आधार पर एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेश किया और सर्वोच्च न्यायालय में उसने यह गुहार लगाई कि जो विचाराधीन व्यक्ति भागलपुर जेल में बंद हैं, वे स्वयं इतने सक्षम नहीं हैं कि वे अपने मामले को आपके पास ले आ सकें या प्रस्तुत कर सकें। इसलिए इस याचिका को स्वीकार करते हुए इसके बारे में आवश्यक इंक्वायरी करने का उसने अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को यह समन भेजा कि आपके पूरे बिहार के जेलों में ऐसे कितने बंदी हैं जिन्हें अभी तक न्यायपालिका में न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया गया है। और जब राज्य सरकार ने हलफनामा दिया और उसने ये कहा कि उसमें हजारों की संख्या में कैदी हैं, बंदी हैं, अभी तक उनको न्यायपालिका में पेश नहीं किया गया, कारण कुछ भी हो। और तब सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना प्रारंभ किया। जनहित याचिकाएं हुए हैं जो जनता के सार्वजनिक हित से संबंधित हैं, चाहे कोई व्यक्ति उससे संबंधित हो या न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा जनहित याचिका
न्यायपालिका में पेश करके उस पर निर्णय की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। सार्वजनिक हित का मामला होना चाहिए और मौलिक अधिकारों का हनन का मामला होना चाहिए। मौलिक अधिकार और किसी भी मामले में आप आज की तारीख में जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करना शुरू किया है, तब से ऐसे सैकड़ों याचिकाएं न्यायपालिकाओं में प्रस्तुत की गई हैं और न्यायपालिका से अपेक्षा की गई है कि वह ऐसे जनहित मामलों पर अपना निर्णय सुनाए। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका को जो काम करना चाहिए, न्याय कार्यपालिका को जो काम करना चाहिए, ये काम वे लोग नहीं कर रहे हैं। तो जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देना शुरू किया है, जिसमें देखिएगा कितने मामले हैं। जैसे भागलपुर जेल का अभी जो मैंने उदाहरण दिया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चमारों का मामला था। उत्तर प्रदेश में चमारों का वर्ग है जो कि चमड़े का काम धाम करता है, उसी से उनकी आजीविका का निर्वाह होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि अब से यह काम एक ठेकेदार को दिया जाएगा, वो ठेकेदार चमारों से काम लेकर के उनका भुगतान करेगा। इस प्रकार से राज्य की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसको जब चमारों ने जब सुना तो उनकी आजीविका छूटने लगी और तब इसमें जनहित याचिका पेश की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की इंक्वायरी करते हुए कहा चमारों के हित में यह उत्तर प्रदेश का कार्य अनुचित है, इसलिए इसको अवैध घोषित किया। इसी प्रकार से दिल्ली में आवास घोटाला हुआ, बंबई में आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ। आदर्श सोसाइटी घोटाला एक बहुत मजेदार चीज थी। क्या महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया कि कारगिल में जो शहीद हुए उन शहीदों के आश्रितों को हम बंबई में रहने के लिए आवास देंगे। ठीक, आवास देने के लिए फिर फ्लैट बनाया गया, सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बनाए गए, उसको कहा गया आदर्श सोसाइटी। और जब आवंटन की बात आई, और वो भी 2-4 मंजिला नहीं, 30-32 मंजिला फ्लैट बनाया गया, और जब आवंटन करने की बात आई तो महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े नेता थे, सब नेताओं ने अपने नाम से या अपने रिश्तेदारों के नाम से फ्लैट का आवंटन करना शुरू किया। शायद ही कोई शहीद के आश्रितों को कोई 2-4 फ्लैट मिला होगा। और जब यह मामला उजागर हुआ तब इसमें जनहित याचिका पेश की गई और जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए ऐसे समस्त प्रकार के आवंटनों को निरस्त करने का आदेश दिया। और फिर इसी प्रकार से प्रतिभूति घोटाला, करोड़ों अरबों का, दूरसंचार घोटाला जिसमें ए राजा, कनिमोझी आदि को जेल की सजा हुई थी, कितने लाख करोड़ का घोटाला था। 4G 3G स्पेक्ट्रम बेचने नीलामी का मामला था। इसी प्रकार से बोफोर्स के बारे में भी जनहित याचिकाएं पेश की गई। और ऐसे ही आज एक महत्वपूर्ण काम हमारे राजनीतिक दल करते हैं। जब राजनीतिक दल कोई चुनाव लड़ते हैं तो वो जनता को फ्री में अनेक प्रकार की चीजें देने का वादा करते हैं। कहां से देंगे? जनता के टैक्स से देंगे। तो सरकारें जनता से टैक्स लेगी और वोट के लिए केवल उनको फ्री में बांटेगी। जैसे पंजाब सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का वादा किया है। जैसे कर्नाटक की सरकार ने महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करने की देने का वादा किया था। ऐसे कई प्रकार के मामले हैं जिन पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय केवल विचार करता रहा है, निर्वाचन आयोग को आदेशित करता रहा है कि आप कुछ करिए। इस प्रकार से फ्री में जो वादे किए जाते हैं, फ्री में देने के लिए जो वादे किए जाते हैं, यह सर्वथा अनुचित है और यह मतदाताओं को दिया जाने वाला एक प्रकार का रिश्वत है। ऐसे जनहित याचिकाओं पर आज का सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। एक मजेदार बात और हुई, अभी थोड़े दिन पहले संसद के नए भवन का जब उद्घाटन करने की बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही इस नए भवन का उद्घाटन करेंगे। कुछ विरोधी दलों ने, जिसकी संख्या लगभग 19 थी, इन्होंने एक स्वर से इसका विरोध किया और विरोध करके कहा कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, अन्यथा हम बहिष्कार करेंगे। एक वकील ने जनहित याचिका पेश की
और उसने कहा, सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह सरकार को आदेश देवे कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जनहित याचिका को न केवल डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, अपितु वकील को चेतावनी दी कि यह लोकप्रियता प्राप्त करने का साधन नहीं है जनहित याचिका। आप उद्घाटन के मामले पर न्यायालय का फैसला चाहते, व्हाट इज दिस? ये मजाक बना लिया आप लोगों ने। ऐसे 50 मामले सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं जिसका उद्देश्य केवल थोथी लोकप्रियता हासिल करना था। तो ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही कठोर रवैया अपना करके ऐसे मामलों को डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। इसी प्रकार से एक और मामला है, एक और वाद है जिसे न्यायिक सक्रियता वाद के नाम से जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता वाद, न्यायपालिका की सक्रियता आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ने का कारण क्या है? यदि व्यवस्थापिका अपना निर्धारित काम करे, कार्यपालिका अपने निर्धारित कामों को समय पर करे, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का मौका कम से कम मिलेगा। लेकिन मान लीजिए व्यवस्थापिका हंगामों की वजह से कोई काम करने में असफल हो जाए, यदि व्यवस्थापिका अकर्मण्य हो जाए, पूरा का पूरा सेशन केवल हंगामों की वजह से समाप्त हो जाए और एक दिन भी काम न हो सके, कार्यपालिका कुकर्मी हो जाए, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ने लगे कार्यपालिका में कि कोई भी काम ही न होने पाए, तब न्यायपालिका को सक्रिय होने का अवसर मिलता है। न्यायपालिका अपने आप में सक्रिय नहीं होती। न्यायपालिका को सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है। यदि शासन के तीनों अंग अपना अपना काम करते रहें तो न्यायपालिका अधिक सक्रिय नहीं होगी। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि न्यायपालिका ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में भी एक छोटी सीमा तक भी उसने हस्तक्षेप किया है। न्यायपालिका का काम नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का काम सकारात्मक है, न्यायपालिका का काम नकारात्मक है। वह विभिन्न अंगों को रोकता है। लेकिन न्यायपालिका ने भी अब अपनी सक्रियता दिखाते हुए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया है। यह प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन व्यवस्थापिका ने अपना काम पूरा नहीं किया, ढंग से नहीं किया, कार्यपालिका ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया और इसलिए न्यायपालिका को सक्रिय होने का अवसर मिला है। लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था है। जब दोनों अंग अच्छी तरह से काम करेंगे तब न्यायपालिका को इनके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से देखते हैं कि भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें न्यायपालिका का सम्मान अभी तक जनमानस के मन में बना हुआ है। लेकिन क्या करें, सर्वोच्च न्यायालय में वही मामले आते हैं जिन मामलों की पैरवी कराने की क्षमता एक सक्षम व्यक्ति में हो सकती है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो वकील वकालत करते हैं, एक एक हियरिंग की फीस 15 से 20 लाख रुपए तक लेती है। एक हियरिंग की फीस। क्या एक सामान्य नागरिक इतना ज्यादा खर्च को बियर कर सकता है? नहीं कर सकता। एफर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय में केवल बड़े बड़े वकीलों का खेल चलता है। इसलिए कभी कभी ऐसा आभास होता है कि सर्वोच्च न्यायालय आम जनता के लिए नहीं है। वस्तुतः जिस न्यायपालिका का गठन अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन करने के लिए किया था, उसी न्यायपालिका को हमने अपना भारत का नाम देकर के उसको यथावत शुरू कर दिया, यथावत उसको स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेजों के जमाने में न्यायपालिका का जो शान शौकत थी या विलंब से न्याय देने की प्रवृत्ति थी,
वही प्रवृत्ति आज भी न्यायपालिका में देखने को मिलती है। यह संभव है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी हो, लेकिन जो न्यायपालिका की प्रक्रिया है, न्यायपालिका में केस चलाने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया बहुत अधिक विलंबनकारी है और इसलिए न्यायपालिका अपना न्याय, आम जनता को न्याय सही समय पर नहीं दे पाती। क्या इस प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं किया जा सकता? प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? आखिर वही कानूनविद ही करेंगे, वही वकील लोग सजेस्ट करेंगे, लेकिन वकालत आज एक जमा जमाया बिजनेस है। वकीलों का यह व्यवसाय तब चलता है जब कोई भी मामले में 50 हियरिंग हो, क्योंकि प्रत्येक हियरिंग का उनको फीस मिलता है। तो वकील खुद चाहते हैं कि प्रक्रिया लंबी होनी चाहिए, जितनी लंबी हो उतना ही वह उनके हित में होगा। इसलिए प्रक्रिया को कोई आज तक टच नहीं कर पाया है, लेकिन प्रक्रिया इतनी अधिक विलंबनकारी नहीं होनी चाहिए और यह विलंबनकारी प्रक्रिया जनता में एक असंतोष उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी अभी तक का हमारा अनुभव यह है कि अन्य किसी भी संगठन संस्था की तुलना में न्यायालय ने अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन किया है। इसी के साथ न्यायपालिका का यह अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले व्याख्यान में फिर चलेंगे राज्य सरकार की ओर। केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और इसके पहले निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघात्मक व्यवस्था और विशेषताएं, प्रकृति, ये सब चीजें हमने विभिन्न चर्चाओं में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रास्ता आगे की ओर राज्य सरकार की ओर जाएगा। अगले व्याख्यान में फिर राज्य सरकार पर चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।